हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप एचएससी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उस दौरान आपको एक्सकैवेशन से रिलेटेड यानी कि सॉइल से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसका आपने किस तरीके से आंसर देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ एक्सकैवेशन। दोस्तों, जब भी आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पर अगर एक्सकैवेशन एक्टिविटी होती है तो ये सवाल आपको ज़रूर पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर, एक्सकैवेशन एक मैनमेड कट है जिसमें ट्रेंच फॉर्म होता है या फिर जो अर्थ सरफेस है उसमें डिप्रेशन होता है। जब भी आप अर्थ को रिमूव करते हो, वो चाहे मैन्युअली करो या फिर किसी भी मशीनरीज का इस्तेमाल करके वो आप अर्थ रिमूवल कर सकते हो। मैनुअल एक्सकैवेशन यानी कि आदमी के जरिए वो अर्थ रिमूवल करना, और मैकेनिकल एक्सकैवेशन यानी कि किसी भी मशीनरीज का इस्तेमाल करके अर्थ रिमूवल करना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि एक्सकैवेटर हो, जेसीपी हो, इसका इस्तेमाल अगर आप अर्थ रिमूवल के लिए करते हो तो वो मैकेनिकल एक्सकैवेशन में आता है। चलिए अब बात करते हैं कि एक्सकैवेशन एक्टिविटी के वक्त आपको कौन से हजार्ड का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले है अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़, यानी कि जब भी आप एक्सकैवेशन कर रहे हो तो जो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ है वो एक खतरा है। फिर उसके बाद है एक्सकैवेशन केविन, यानी कि जो एक्सकैवेशन वॉल है वो कोलैप्स होने के चांसेस है, तो वो भी एक खतरा है। फिर उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस, यानी कि जब भी आप एक्सकैवेशन कर रहे हो तो वहाँ पर एक्सकैवेशन के दौरान नीचे में टॉक्सिक गैसेस होने की संभावना बढ़ जाती है, तो वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद है फॉल ऑफ पर्सनस, फॉल ऑफ मटेरियल, फॉल ऑफ टूल्स। ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक्सकैवेशन पीट में गिरने का खतरा है, तो ये भी एक हज़ार्ड है। फिर है फॉलिंग ऑफ रिमूव सॉइल, यानी कि जब भी आप एक्सकैवेशन करते हो और एक्सकैवेशन के बाद जो भी सॉइल है वो आप क्या करते हो कि एक्सकैवेशन के एज पर रखते हो, तो वो एक्सकैवेशन के एज पर जो सॉइल रखी हुई है, जो रिमूव सॉइल है, तो वो भी एक्सकैवेशन पीट में गिरने का खतरा है, तो वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद है वाटर अक्यूमुलेशन इन द एक्सकैवेशन, यानी कि मान लो कि पानी का सीजन है और उस दौरान आपने एक्सकैवेशन कर लिया तो वो जो पानी है उस एक्सकैवेशन पीट में अक्यूमुलेट हो जाएगा, यानी कि जमा हो जाएगा, तो वो भी एक हज़ार्ड है। उसके बाद है नियर बाय स्ट्रक्चर्स, यानी कि एक्सकैवेशन आप ऐसी जगह पर कर रहे हो कि वहाँ पर नियर बाय स्ट्रक्चर्स है, तो उस एक्सकैवेशन की वजह से वो जो नियर बाय स्ट्रक्चर्स है वो उसमें गिरने का खतरा बढ़ जाता है और उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद है इम्प्रॉपर एक्सेस एंड इग्रेस, जब भी आप एक्सकैवेशन करते हो तो उसके साथ में आपको एक्सेस और इग्रेस का सामना करना पड़ता है, तो वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद है फ्लूडिंग, यानी कि बाढ़ आ जाना, वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद है कन्फाइंड स्पेस, यानी कि जब भी आप एक्सकैवेशन कर रहे हो और एक्सकैवेशन के दौरान उसकी जो विड्थ है और जो लेंथ है वो अगर मान लो ज़्यादा है, यानी कि 1.2 मीटर से ज़्यादा है, तो वो कन्फाइंड स्पेस में आएगा, तो वो भी एक हज़ार्ड है। उसके बाद है ओवरहेड लाइंस, यानी कि मान लो कि जब भी आप मैकेनिकल एक्सकैवेशन कर रहे हो और उसके लिए आप एक्सकैवेटर का इस्तेमाल करते हो तो उसकी जो हाइट है वो कहीं ज़्यादा हो जाती है, और अगर उसी जगह पर कोई ओवरहेड पावर लाइंस अगर ऊपर से गई हो तो वो जो एक्सकैवेटर का जो बकेट है या फिर जो उसका बुम है वो उस पावर लाइंस को टच हो सकता है। अगर वो उसको टच हो गया तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो वो भी एक हज़ार्ड है, यानी कि ओवरहेड पावर लाइंस जो है वो एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद है फॉलिंग ऑफ व्हीकल्स, यानी कि जब भी आप एक्सकैवेशन कर रहे हो तो उसके नज़दीक जो भी व्हीकल जा रही है तो वो व्हीकल उस एक्सकैवेशन पीट में गिरने का खतरा होता है, तो ये भी एक हज़ार्ड है। उसके बाद है सरफेस और ग्राउंड वाटर, यानी कि एक्सकैवेशन के दौरान अगर आपको उस सॉइल कंडीशन के बारे में यानी कि उस सरफेस के बारे में अगर पता ना हो या फिर अंडरग्राउंड वाटर हो तो वो भी एक खतरा है। चलिए अब बात करते हैं कि एक्सकैवेशन के दौरान आपको कौन से प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ है उसको स्कैनिंग करना है, तो ये सबसे पहले आपको प्रिकॉशंस लेनी है। फिर उसके बाद आपको ट्रायल पिट बनाना है, यानी कि आपको स्कैनिंग करके पता चल गया कि यहाँ पर जो है लाइव केबल है या फिर लाइव फैसिलिटी है, तो उसके बाद आपको ट्रायल पिट बनाना है और वो जो ट्रायल पिट है वो आपको मैन्युअली करना है। फिर उसके बाद है कि आपके पास उस एरिया की जो है वो रिलेवेंट ड्राइंग आपके पास होनी चाहिए, और जैसे ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ है तो उसके साथ आपको मार्किंग भी करना है। फिर उसके बाद है जो एक्सकैवेशन सॉइल है वो जो है वो पीट में गिरने का खतरा होता है, तो उसके लिए आपको स्लोपिंग और बेंचिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है।
फिर उसके बाद जो एक्सकेवेशन वॉल है उसको गिरने से बचाने के लिए आपको शोरिंग और बेंचिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, और वो डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ सॉइल कौन सी है। अगर टाइप ऑफ सॉइल जो है वो ज़्यादा लूज़ है तो उसके लिए आपको शोरिंग और शिल्डिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ पर भी आपको एक्सकेवेशन करना है वहाँ पर आपको रेगुलर गैस टेस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद जैसे ही आपका एक्सकेवेशन हो गया तो वहाँ पर हार्ड बैरिगेशन करना है और उसके साथ में जो सेफ्टी साइन बोर्ड है वो लगाने हैं। फिर उसके बाद है कि जहाँ पर भी आपने एक्सकेवेशन किया है और उसके नियर बाय कोई रोड है तो आपको जो है वो अल्टरनेट एक्सेस देना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद है कि मान लो कि पानी का सीज़न है तो आपको उस एक्सकेवेशन के इर्द गिर्द में एक बंडल वॉल जो है वो क्रिएट करनी है, ताकि आउटसाइड का जो पानी है वो उस एक्सकेवेशन में जाने ना पाए। और इनकेस अगर मान लो कि एक्सकेवेशन पीट में पानी अगर जाता है तो आपके पास उसके लिए डी वाटरिंग पंप होना ज़रूरी है, ताकि वो जो पानी है तो आप इजीली डी वाटरिंग पंप का इस्तेमाल करके बाहर निकाल सको। फिर उसके बाद आपको जो एक्सकेवेशन है वो अगर मान लो कि 1.2 मीटर से अगर ज़्यादा गहरा हो जाता है तो वो कन्फाइंड स्पेस में आ जाता है। तो उसके लिए आपको कन्फाइंड स्पेस के जो भी प्रिकॉशंस है तो वो लेने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर आपको जो एक्सकेवेशन पीट है उसके लिए आपको सेफ एक्सेस और एग्रेस प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी आपने एक्सकेवेटेड सॉइल जो एक्सकेवेशन एज पर रखी हुई है या फिर जो भी मटेरियल आपने एक्सकेवेशन एज पर रखा है उसको आपको रिमूव कराना है। एक्सकेवेशन के दौरान आपको ये ध्यान में रखना है कि वहाँ के जो इर्द गिर्द है वहाँ पर व्हीकल मूवमेंट नहीं होनी चाहिए या फिर उसको आपको अवॉइड कराना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल के टोटल 3 टाइप है, टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। अब देखते हैं कि टाइप ए में क्या आता है। टाइप ए यानी कि ऐसी कौन सी सॉइल होती है। तो टाइप ए में जो है वो है कोहेसिव या फिर जो कॉम्पैक्टेड सॉइल है उसकी कॉम्प्रेसिव जो स्ट्रेंथ है वो होती है 1.5 टन पर स्क्वायर फीट। इसका मतलब ये है कि वो जो सॉइल है उसमें अगर मान लो आपने कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाया तब भी वो कुछ देर तक जो है कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहेगी, या फिर उसको माइनर प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत होगी। जब आपको पता चल गया कि इस सॉइल की कंडीशंस क्या है उसके अनुसार आपको उसका स्लोपिंग मेंटेन करना है। टाइप ए सॉइल में आपको 53 डिग्री एंगल का स्लोप मेंटेन करना है। तो आइए देखते हैं कि इस टाइप के सॉइल में आपको प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। तो इस टाइप के सॉइल में आपको माइनर जो है वो बेंचिंग करना ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि टाइप बी क्या है। टाइप बी जो सॉइल है वो लेस स्टेबल है कंपेयर टू टाइप ए सॉइल से, और टाइप बी की जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो लेस दैन है 1.5 टन पर स्क्वायर फीट, लेकिन ज़्यादा है 0.5 टन पर स्क्वायर फीट से। यानी कि उसकी जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बिटवीन में होती है, किसके 0.5 टन पर स्क्वायर फीट से लेकर 1.5 टन पर स्क्वायर फीट तक। जब आपको पता चल गया कि ये जो है वो टाइप बी सॉइल है तो उसमें आपको स्लोपिंग करने की ज़रूरत है, और उस स्लोपिंग में आपको जो है वो 54 डिग्री एंगल मेंटेन करना ज़रूरी है। तो टाइप बी सॉइल में आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है। तो आपको ये प्रिकॉशंस लेनी है कि आपको वहाँ पर बेंचिंग करना है, साथ ही साथ आपको स्लोपिंग भी करना है। जैसे कि हमने देखा कि स्लोपिंग के लिए 45 डिग्री एंगल मेंटेन करना है। हो सकता है कि आपको बेंचिंग और स्लोपिंग जो है वो दोनों साथ में ही करना पड़े। चलिए अब देखते हैं कि टाइप सी सॉइल क्या है। टाइप सी सॉइल जो है वो अनस्टेबल टाइप सॉइल है। उसकी जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 0.5 टन पर स्क्वायर फीट से कम होती है। मतलब ये जो सॉइल है वो विदाउट प्रोटेक्शन के खड़ी नहीं रह सकती, उसके लिए आपको प्रोटेक्शन देना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस टाइप ऑफ सॉइल के लिए जब आप स्लोपिंग करते हो तो आपको 34 डिग्री एंगल मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, शोरिंग भी करना पड़ेगा, बेंचिंग भी करना पड़ेगा, या फिर स्लोपिंग भी करना पड़ेगा, या फिर इसके कॉम्बिनेशंस में आपको तीनों भी करने पड़ेंगे। कभी कभी टाइप सी सॉइल में आपको शीट पाइलिंग करने की भी ज़रूरत होती है। और लास्ट में आता है स्टेबल रॉक। अगर आपको पता चल गया कि जो सॉइल है वो स्टेबल रॉक है तब आपको उसका स्लोपिंग करने के लिए 90 डिग्री एंगल मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। स्लोप एंगल कैलकुलेशंस, यानी कि जब भी आप एक्सकैवेशंस करते हो तो उस दौरान जो स्लोप एंगल है उसको हम किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं वो जानने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सॉइल के कितने टाइप्स होते हैं। सॉइल के टोटल 3 टाइप हैं, टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी जो हाइट है उसके अनुसार उसका डेप्थ रेशियो क्या है। यानी कि स्टेबल रॉक में वो जो है वो वर्टिकल होता है,
टाइप ए सॉइल में उसका जो डेप्थ रेशो होता है वो होता है 3/4:1, और टाइप बी सॉइल में उसका डेप्थ रेशो होता है 1:1, और फिर उसके बाद टाइप सी सॉइल में उसका डेप्थ रेशो होता है 1.5:1, और फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि उसका स्लोप एंगल क्या है। तो स्टेबल रॉक उसका जो स्लोप एंगल होता है वो है 90 डिग्री, और टाइप ए सॉइल में उसका जो स्लोप एंगल है वो है 53 डिग्री, और टाइप बी सॉइल में उसका जो स्लोप एंगल है वो है 45 डिग्री, और टाइप सी सॉइल में उसका जो स्लोप एंगल है वो है 34 डिग्री। तो ये जो सारी बातें हैं ये आपको पता होना चाहिए जब भी आपको कैलकुलेट करना है उसका स्लोप एंगल। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो स्लोप एंगल कैलकुलेशंस है इसका फार्मूला क्या होता है और उसको हम किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस फार्मूला के आधार के ऊपर हमें इसका ओपनिंग विड्थ जो है वो कैलकुलेट करना है, यानी कि जो उसके दो साइड है जहां पर आप एक्सकैवेशंस कर रहे हो उसकी विड्थ कितनी है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो उसकी जो ओपनिंग विड्थ है उसका फार्मूला है डेप्थ मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइप स्लोप रेशो प्लस विड्थ ऑफ ओरिजिनल एक्सकैवेशन। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए, और इसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर आपको वो जो सॉइल है उसका स्लोप एंगल कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि जहाँ पर भी एक्सकैवेशन होता है तो सबसे पहले आपको वो जो एक्सकैवेशन है उसकी डेप्थ कितनी है वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो भी एक्सकैवेशंस है उसकी विड्थ कितनी है वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो सॉइल है जिसका आप एक्सकैवेशन कर रहे हो वो कौन से टाइप की सॉइल है और उसका स्लोप रेशो क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मानते हैं कि हमें एक सिंपल ट्रेंच करना है जो 6 फीट गहरा है, यानी कि उसकी गहराई जो है वो हमें 6 फीट करनी है, और उसकी जो वाइड है यानी कि उसकी जो विड्थ है वो है 2 फीट। तो इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें कैलकुलेट करना है कि इसकी टॉप लेवल की विड्थ कितनी होगी, यानी कि टॉप लेवल में ये कितना वाइड होगा, उसकी चौड़ाई कितनी होगी, यानी कि उसका स्लोप एंगल कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो ट्रेन जहाँ पर हम बना रहे हैं इसका एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जो सॉइल है जहाँ पर हम एक्सकैवेशन कर रहे हैं वो टाइप ए सॉइल है। तो टाइप ए सॉइल के आधार के ऊपर हम इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें स्लोप एंगल कितना मिलता है, यानी कि उसकी टॉप लेवल की जो विड्थ है वो कितनी रहेगी वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए अब हम इसको फार्मूले में पुटअप करते हैं। तो इसकी डेप्थ जो है वो कितनी है 6 फीट मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइप स्लोप रेशो। इसके पहले हमने देखा था कि टाइप ए सॉइल अगर होती है तो उसका स्लोप रेशो जो है वो कितना है 3/4:1। तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.75 प्लस विड्थ ऑफ ओरिजिनल एक्सकैवेशन। तो इसकी विड्थ कितनी है वो है 2 फीट। तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 11 फीट, यानी कि एक्सकैवेशन का जो टॉप है उसकी चौड़ाई जो है वो 11 फीट होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि टाइप बी सॉइल में इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे फार्मूला में पुटअप करते हैं। तो सबसे पहले आएगा इसकी डेप्थ है वो है 6 फीट मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय स्लोप रेशो। तो टाइप बी का स्लोप रेशो है वो है 1:1। तो 1:1 यानी कि क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 फीट। तो इसका रिजल्ट आएगा 14 फीट, यानी कि जो टॉप है उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए 14 फीट। चलिए अब देखते हैं कि टाइप सी जो सॉइल है उसमें अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। 6 फीट मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइप स्लोप रेशो। तो ये कौन से टाइप की सॉइल है, ये है टाइप सी सॉइल। तो टाइप सी सॉइल में इसका स्लोप रेशो कितना है वो है 1.5:1। तो उसका जो रिजल्ट है वो आता है 1.5 प्लस 2 फीट। तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा 20 फीट, यानी कि 20 फीट जो है वो उसकी टॉप लेवल की चौड़ाई है और वो हमें मेंटेन करना होता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ट्रेंच यानी कि क्या होता है। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर ट्रेंच यानी कि एक नैरो एक्सकैवेशन होता है, उसमें डेप्थ जो है वो ज़्यादा होती है विड्थ के मुकाबले। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ शोरिंग। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर शोरिंग यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जो सपोर्ट करता है एक्सकैवेशन के साइड्स को, जिसके कारण वो एक्सकैवेशन को केविन होने से बचाता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि अगर कहीं पर लॉन्ग एक्सकैवेशन है और वहाँ पर दो एडजेसेंट जो एक्सेस है उन दोनों में कितना मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर अगर एक्सकैवेशन लॉन्ग है तो वहाँ पर हर एक 25 फीट पर एक लैडर होना चाहिए अगर उस एक्सकैवेशन में एम्प्लॉय काम कर रहे तो।
और अगर ओपन एक्सकैवेशन हो और उस एक्सकैवेशन की जो डेप्थ है वो 1.2 मीटर से कम है, फिर हर 30 मीटर्स के पेरीमीटर में एक लैडर यानी कि एक्सेस होना चाहिए। और अगर एक्सकैवेशन 1.2 मीटर डेप्थ से ज़्यादा है तो हर एक 7.5 मीटर के पेरीमीटर में एक एक्सेस, एक लैडर होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सकैवेशन एंड ट्रेंच, यानी कि एक्सकैवेशन और ट्रेंच में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना होता है। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर, एक्सकैवेशन एक मैनमेड कट है जिसमें ट्रेंच फॉर्म होता है, या फिर जो अर्थ सरफेस है उसमें डिप्रेशन होता है। जब भी आप अर्थ को रिमूव करते हो, वो चाहे मैन्युअली करो या फिर किसी भी मशीनरीज का इस्तेमाल करके वो आप अर्थ रिमूवल कर सकते हो। मैनुअल एक्सकैवेशन यानी कि आदमी के जरिए वो अर्थ रिमूव करना, और मैकेनिकल एक्सकैवेशन यानी कि किसी भी मशीनरीज का इस्तेमाल करके अर्थ रिमूव करना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि एक्सकैवेटर हो, जेसीपी हो, इसका इस्तेमाल अगर आप अर्थ रिमूवल के लिए करते हो तो वो मैकेनिकल एक्सकैवेशन में आता है। ट्रेंच यानी कि एक नैरो एक्सकैवेशन होता है, उसमें डेप्थ जो है वो ज़्यादा होती है विड्थ के मुकाबले। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि जब भी आप एचएससी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उस दौरान एक्सकैवेशन के रिलेटेड या फिर सॉइल के रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं और उसका आपने किस तरीके से आंसर देना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।